साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MCQ वाला में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे चैनल पे बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है। तो इसी क्रम में हमने टोटल 8 सेट कंप्लीट करा रखे हैं। तो आज की हमारी ये वीडियो है सेट नंबर 9 पे, जिसमें करेंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं और मैथ के भी क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं। तो अभी तक आपने 8 सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, क्योंकि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम जल्द से जल्द होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा पूरे डिस्कशन के साथ कि सेट नंबर 9 आपको कराया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को और ही मजबूत बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो कितना है ये है आपको 12,756 किलोमीटर। और ये पूछे कि ध्रुवीय व्यास कितना है, तो वो है 12,713। ये क्या है? ध्रुवीय है और ये विषुवतीय है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? वो लगभग 43 किलोमीटर का है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। और दो देशांतरों के बीच की दूरी जो होती है, मतलब दो देशांतर जो होता है, इसके बीच का जो समय अंतराल होता है वो कितने मिनट का होता है? वो 4 मिनट का होता है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। और कुछ और फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कर्क रेखा। और जो 23.5 डिग्री साउथ होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मकर रेखा। इसको भी ध्यान में रखेंगे। और जो ये होता है अक्षांशीय जो होता है वो क्या करता है? वो जलवायु का निर्धारण करता है। और जो देशांतर होता है वो क्या करता है? वो समय का निर्धारण करता है। इन सब बातों को भी याद रखना है, क्योंकि साथ में फैक्ट्स देखने ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम में कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जैसा कि अभी आया विषुवतीय से, तो हमने इससे रिलेटेड जो भी बात था वो आपको फैक्ट के तौर पे बता दिया है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। श्याम 8% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए x जमा करता है। तो 72,900 है। फिर x का मान क्या होगा? तो देखते हैं क्या होता है। मान लेते हैं कि मूलधन कितना है? वो x रुपया है। और समय कितना है? टाइम वो 2 साल का है। और इंटरेस्ट क्या है? रेट वो है 8% का। और मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट का p इंटू 1 प्लस चक्रवृद्धि ब्याज है तो इसका 1 प्लस r/100 टू द पावर n। अब इस पे सबको पुट कर देना है। तो प्रिंसिपल क्या था हमारा? वो हमने x माना है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x इंटू 1 प्लस 8/100 टू द पावर n। 2 वर्षों के लिए तो ये 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा आपको 62,500, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपातिक होती है। तो ये किसके समानुपातिक होती है? ये होती है r⁴/2, ऑप्शन ए। और क्या होता है कि उपग्रहीय की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे न्यूनतम है? तो ये है सिक्किम की, ऑप्शन सी। और सर्वाधिक पूछे तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसको भी ध्यान में रखेंगे। और सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश वाला जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, वो हो जाएगा नई दिल्ली। इसको भी ध्यान में रखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ग्लेशियर में बर्फ़ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलती है? तो वो होता है सबसे निचले स्तर, ऑप्शन बी। क्या होता है ना कि पृथ्वी की ऊपरी सतह का जो वातावरण है वो संघनित होने के कारण सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें परिवर्तित नहीं हो पाती है। और उसके कारण क्या होता है कि वातावरण गर्म हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्लेशियर नीचे के सतह से पिघलने लगती है। और ग्लेशियर के पिघलने का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का भौगोलिक स्थिति है। तो क्या है भारत का भौगोलिक स्थिति? पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ऑप्शन ए। भारत क्या है ना कि ये 0 डिग्री, और भारत कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और भारत से एक कर्क रेखा जाती है 23.5 डिग्री। भारत के कितने राज्यों से जाती है? तो ये भारत के 8 राज्यों से जाती है। इसको भी ध्यान में रखेंगे।
और कुछ और फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि भारत जो है विश्व के कुल भूमि का लगभग 2.42% ही है, और जनसंख्या के मामले में कितना है विश्व जनसंख्या का, तो वो 17.5% है। तो 2.4% भूमि पे 17.5% लोग रहते हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, दोआब शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इससे हम समझते हैं कि दो भिन्न नदी व्यवस्था के बीच की भूमि, माने कि दो नदी है दो, और इसके बीच की जो भूमि होती है इसको बोलते हैं दोआब क्षेत्र। तो इसको ध्यान में रखना। लोवस किस प्रकार की मिट्टी है? तो ये है आपको पवन निक्षेपित, ऑप्शन ए। ये क्या होता है ना, ये हल्का पीले रंग का होता है, और ये किस कारण से बनता है? तो लोवस पवन क्या होता है ना कि धूल कणों को उड़ाकर किसी दूसरे स्थान पर निक्षेपित कर देता है। इसके वजह से क्या होता है, ये लोवस प्रकार की मिट्टी का बनावट हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं पवन निक्षेपित, पवनों के द्वारा बनाया हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय परिषद एक्ट 1861 के द्वारा वॉयसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। तो ये सही बात है। कूट 2 है कि भारतीय परिषद एक्ट 1892 के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो ये सही बात है। भारतीय परिषद एक्ट 1909 के द्वारा सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। तो ये भी सही है। और कूट 4 है कि भारत शासन एक्ट 1919 के द्वारा समवर्ती को जोड़ा गया था। तो ये गलत है। ये भारत शासन एक्ट 1919 ने 1935 के द्वारा समवर्ती सूची को जोड़ा गया था। तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो 1, 2 और 3 सत्य हो जाएगा, ऑप्शन बी। साथ ही साथ 1935 एक्ट के बारे में कुछ और भी चीज़ देख लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि केंद्र में द्वैध शासन भी लागू हुआ था और समवर्ती सूची भी जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ये ब्याज दर को कम करना, ये मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। ब्याज दर की क्या है? ब्याज दर को कम करना। इससे मुद्रास्फीति कम नहीं होगा बल्कि और बढ़ जाएगा। ब्याज दर कम होगा, लोग ज़्यादा लोन निकालेंगे, मार्केट में ज़्यादा पैसे का फ्लो होगा, चीज़ें ज़्यादा महंगी होती जाएंगी। और मुद्रास्फीति जो होता है वो मुख्य रूप से 2 रूप से प्रकट होता है। एक क्या होता है कि एक मांग प्रेरित होता है और एक होता है लागत प्रेरित। मांग प्रेरित क्या होता है? जब कुल मांग आपूर्ति की तुलना में अधिक हो जाए। और लागत प्रेरित होता है कि लागत वृद्धि के फलस्वरूप कीमतों में वृद्धि हो जाती है। और इन सबों का निर्धारण कौन करता है? तो इसके आरबीआई के द्वारा किया जाता है, ब्याज दर को नियंत्रण। और जो भी पैसा से रिलेटेड कोई भी चीज़ होता है तो वो क्या करती है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, उत्पादन के 5 कारक है। तो ये है भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन एवं साहस, ऑप्शन ए। हमारे देश में कितने तरह के जो क्षेत्र हैं वो हैं? तो वो है 3 तरह के क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? तो खाद्य पदार्थ और फसलें तथा वानिकी आते हैं। द्वितीयक में क्या आता है? इंडस्ट्रीज आता है। और तृतीयक में क्या आता है? परिवहन, बैंकिंग, बीमा, ऊर्जा, संचार इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 12, वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी किसके बाद अपना स्थान बदल सकता है? तो वो है सर्विस के बाद बदल सकता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखना है कि वॉलीबॉल से जुड़े कुछ शब्द हैं, जैसे कि अटैक, हिट, ब्लॉकिंग, साइड आउट, स्पाइक। ये सब को भी याद में रखना है क्योंकि बिहार दरोगा में इन सब से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और कुछ ट्रॉफी है जैसे नेशनल फेडरेशन कप, पूर्णिमा ट्रॉफी, गोल्ड कप, ये सब भी है, ये वॉलीबॉल खेल से रिलेटेड है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 2 जुलाई 1972 को। इसके तहत क्या हुआ था कि एलओसी का भी निर्माण किया गया था, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल। भारत पाक के बीच में कितना युद्ध हुआ है टोटल? तो वो हुआ है 1965 में, 1971 में, 1999 में। हमेशा क्या हुआ है? भारत की ही जीत हुई है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो ये आता है शुक्ल सप्तमी के दिन, ऑप्शन सी।
अमावस्या और पूर्णिमा के दिन क्या होता है, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होता है, उसके कारण क्या होता है कि उच्च ज्वार भाटा आता है। और शुक्ल सप्तमी के दिन लघु ज्वार भाटा आता है, इसको ध्यान में रखना है। 15वां, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो रावी का था परुष्णी, ये भी ध्यान में रखेंगे। विपाशा किसका था? तो ये था व्यास नदी का। और कुछ नदी है जैसे कि झेलम, इसका क्या नाम था? वितस्ता। और चिनाब, इसका क्या नाम था? अश्किनी। तो इस सब को भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, चलायमान मुद्रा का दूसरा नाम क्या है? तो ये है गरम मुद्रा, ऑप्शन डी। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशी को क्या कहते हैं? हॉट मनी, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। और क्रेडिट कार्ड को क्या कहते हैं? तो क्रेडिट कार्ड को कहते हैं प्लास्टिक मनी। क्वेश्चन नंबर 17, संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने प्रस्तुत की थी? तो ये जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी। कब किया गया था? 1974 में जो जेपी आंदोलन हुआ था उसी के समय ये संपूर्ण क्रांति की विचारधारा प्रस्तुत की गई थी। इसी को सप्त क्रांति के रूप से भी जाना जाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, सादिर किसका पुराना नाम है? तो ये है आपको भरतनाट्यम, ऑप्शन ए। भरतनाट्यम कहाँ का डांस है? तो ये है तमिलनाडु का। मोहिनी अट्टम पूछे तो ये हो जाएगा केरल। ओडिसी ये हो जाएगा ओडिशा। कथक ये हो जाएगा उत्तर भारत। क्वेश्चन नंबर 19, रेखांकित चेक वह है जिसको भुनाया जा सकता है केवल क्या हो सकता है? ये बैंक के माध्यम से हो सकता है, ऑप्शन सी। क्या होता है ना कि जब चेक के ऊपर प्रायः, जैसे ये चेक है, इसके ऊपर जो ये बायां साइड होता है ना, यहाँ पे ऐसे 2 लाइन खींचा रहता है, 2 रेखा बना दिया जाता है, ये चेक क्या हो जाता है? ये रेखांकित हो जाता है। इसका भुगतान केवल क्या होता है ना कि किसी खाते में जमा करके ही प्राप्त किया जा सकता है, तो ये केवल बैंक के माध्यम से ही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपको कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन सी। और पूछे कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? तो वो विशाखापट्टनम है, सबसे गहरा भी है, उसको भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा जिसका क्षेत्रफल है? तो ये है 75,000 वर्ग किलोमीटर। ये भारत और बांग्लादेश दोनों की भूमि में है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या होता है ना कि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाया जाता है, जो कि जैव विविधता का एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है? तो वो ऋणों की वसूली, ऑप्शन डी। राजस्व में क्या शामिल होता है मेनली? तो वो होता है निगम कर, आयकर, सीमा शुल्क, संघीय उत्पादक शुल्क, ये सब भारत सरकार का क्या है? राजस्व प्राप्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 23, रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है क्योंकि इन हिस्सों में बड़े जमींदार के अभाव से अस्थायी बंदोबस्त की संभावना नहीं थी। ये सही बात है। दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिम भारत में उपजाऊ मिट्टी एवं अनुकूल जलवायु उपलब्ध थी, ये भी सही है। कंपनी को अत्यधिक भू राजस्व मिलने की आशा थी, तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। और अस्थायी बंदोबस्त को कौन लागू किया था? तो ये कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। लगभग 19% भूभाग पे किया गया था। और जो था सबसे बड़े भूभाग पे क्या था? वो रैयतवाड़ी व्यवस्था था। और लगभग 30% पे क्या था? महलवाड़ी था। महलवाड़ी का जनक किसको कहा जाता है? तो ये हॉल्ट मैकेंजी को कहा जाता है। 24, निम्नलिखित किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है? तो ये माना जाता है 1905, ऑप्शन ए। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने। अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था वाराणसी में। इसमें क्या हुआ था कि जो कांग्रेस का जो ये लाया गया था स्वदेशी आंदोलन, उसमें ये लोग चाहते थे, नरम दल वाले, कि ये केवल बंगाल ही तक सीमित रहे, लेकिन गरम दल वाले चाहते थे कि ये पूरे भारत में विस्तार हो। इसी की वजह से 1907 में जाके ये लोग विभाजित हो जाते हैं, गरम दल और नरम दल में। तो स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 1905, ऑप्शन ए। 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह आंदोलन किसानों से संबंध नहीं था?
तो ये अहमदाबाद आंदोलन, ये क्या था, मिल मजदूरों से था। बाकी बारदोली, चंपारण और खेरा ये सभी किसानों से संबंधित था। बारदोली कब हुआ था, तो ये 1928 में हुआ था, खेरा 1918 में हुआ था और चंपारण 1917 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, गलत कथन चुनिए। तो 26 में गलत कथन कौन सा हो जाएगा कि ऑप्शन डी, निकल एवं कोबाल्ट चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं, ये गलत है। क्या होता है कि निकल, कोबाल्ट और फेरस ये सब होता है लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, तो ये सभी क्या होता है, चुंबक से आकर्षित होता है। तो ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा घरेलू पदार्थ लाल लिटमस को नीला करेगा, तो ये कौन सा करेगा, ये करेगा आपको बेकिंग सोडा और कोई भी विरंजक, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या होता है कि कोई भी क्षारक पदार्थ जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री है, तो ये क्या है, ये CO2 है, जल एवं सूर्य प्रकाश भी है और क्लोरोफिल भी है, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या होता है कि 6CO2 और 12H2O सन और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या करता है, ये संश्लेषण करता है और क्या बनाता है, C6H12O6 प्लस 6H2O, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 बनाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। ये तीनों प्रकाश संश्लेषण में अनिवार्य है। मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है, तो ये पाया जाता है, मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, तो ये पाई जाती है ऑप्शन सी, पेशिये में। इसको ध्यान में रखेंगे। रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो वो हीम प्रोटीन पाया जाता है, तथा बालों और नाखूनों में कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है, इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलाए जाए तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान होगा, तो इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है P × N × T/1000। तो ये कितना हो जाएगा, 100 × 10 × 1/1000, तो ये 3 0 से 3 0 कट जाएगा, तो 1 यूनिट, ऑप्शन ए। 31 नंबर, परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता हैं, तो ये कौन है, तो ये है डाल्टन, ऑप्शन बी। इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 32, किस प्रस्ताव को सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव माना जाता है, तो ये माना जाता है स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन ए। निंदा प्रस्ताव में क्या होता है कि निंदा के कारणों का भी उल्लेखन करना होता है, इसको भी ध्यान में रखने। इसमें क्या होता है कि मंत्रिपरिषद या किसी एक मंत्री के विरुद्ध उसकी विफलता पर खेद अथवा रोष व्यक्त करने के लिए ये लाया जाता है निंदा प्रस्ताव। और अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए क्या होता है, न्यूनतम 50 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, यदि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो वो पदच्युत होगा, तो क्या होगा, तो वो होगा संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कैसे हटाया जा सकता है, तो ये महाभियोग के आधार पर। और ये किस आर्टिकल में मेंशन है, तो ये आर्टिकल 148 से 151 में कैग का जो पद है इसकी चर्चा की गई है संविधान में, इसको ध्यान में रखेंगे। इनकी सेनावृत्ति की आयु क्या होती है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इसको भी याद रखना है। अब इसको मिलाना है 34 को। तो अनुच्छेद 300A ये किससे संबंधित है, संपत्ति के अधिकार को कानूनी मान्यता दी गया है, इससे संबंधित है। 312 किससे संबंधित है, तो ये अखिल भारतीय सेवा। आर्टिकल 131 तो ये संबंधित है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता। और आर्टिकल 195 विधानसभा सदस्यों के वेतन एवं भत्ते। तो कौन सा कूट सही हो जाएगा, ये कूट सही हो जाएगा आपको, कूट डी। 35 नंबर, निम्नलिखित में से किसका मूल संविधान में समावेश नहीं था, तो ये मूल कर्तव्य का नहीं था। ये कब लाया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। उस समय 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन करके एक और जोड़ा गया था, शिक्षा के अधिकार को। क्वेश्चन नंबर 36, औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला बादशाह कौन था, तो ये था मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह के रूप में भी जानते हैं। और ये मयूर सिंहासन जो था उस पर बैठने वाला अंतिम शासक था।
क्वेश्चन नंबर 37, सल्तनत काल में मुस्लिम वंशों में उत्तराधिकार का क्या नियम था? तो ये नियम था कि सबसे शक्तिशाली उम्मीदवार अमीरों की सहायता से गद्दी पर अधिकार कर लेता था। तो ऑप्शन बी। दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने राजवंशों ने अपना अधिकार किया था? तो वो 5। उसका क्या ट्रिक है? गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, गुलाब खिले तो सांस लो। एक बार लिख देते हैं, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इस बात को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 38, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी? तो ये किया था 327 ईस्वी में, ऑप्शन बी। और मोहम्मद बिन तुगलक और क्या किया था? तो ये सांकेतिक मुद्रा भी चलाया था और अपनी राजधानी को तो परिवर्तन किया ही था, और साथ ही साथ एक दीवाने कोही नाम का संगठन भी बनाया था जो कि कृषि विभाग था। इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये कौन सा हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। रावत भाटा कहाँ पे है? ये है राजस्थान में। नरोड़ा कहाँ पे है? तो ये है उत्तर प्रदेश में, ये है राजस्थान में। और काकरापार ये कहाँ पे है? तो ये है गुजरात में। ये सब परमाणु विद्युत संयंत्र है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 40, कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री तापमान घट जाता है? तो ये 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री तापमान घट जाता है, और नीचे कितना जाने पे? तो 32 मीटर नीचे जाने पे 1 डिग्री घट जाता है। 41 नंबर, नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पहाड़ है? तो ये है आपको सतपुरा पहाड़ी। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो वो है धूपगढ़। इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये भाग 3 को कहा जाता है, मौलिक अधिकार को। ये किस आर्टिकल, कितना आर्टिकल तक है? 12 से लेकर 35 तक। इसको संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 43, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाती है। तो ये सही बात है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पे मनाया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा, ये मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पे। और कूट 3 है कि भारत के गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य अतिथि मिस्र के देश अब्दुल फतह अल सीसी थे। तो ये सही है। भारत सरकार का लक्ष्य शून्य कार्बन उत्सर्जन 2070 का है। तो ये भी सही है। ये COP 36 में ये भारत सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया था कि 2070 तक हम 0 कार्बन उत्सर्जन करेंगे। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो 1, 3 और 4, ऑप्शन डी। 44 नंबर, भारत के संसदीय लोकतंत्र के अब तक के इतिहास में कितने प्रधानमंत्रियों ने 3 बार पद संभाले हैं? तो वो कितने प्रधानमंत्री हैं? वो है 3 प्रधानमंत्री। कौन कौन है? तो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखना है कि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वे थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। क्वेश्चन नंबर 45, किस श्रेणी के यौगिक के 2 क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर रहने पर उस श्रेणी को कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं समजातीय श्रेणी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46, कोलाइड का उदाहरण है। तो कोलाइड का उदाहरण क्या है? ये है धुआं, ऑप्शन ए। धुआं जो है वो एरोसोल कोलाइड है, इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, गैस से भरे एक जार में गुलाब का रंगीन फूल गिरने पर रंगहीन हो जाता है। तो जार में कौन सी गैस है? तो जार में क्लोरीन गैस है, ऑप्शन डी। ये क्या करता है? जैसे क्लोरीन गैस चूने के साथ प्रक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर भी बनाता है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। और क्या होता है ना कि गैस से भरे एक जार में गुलाब का रंगीन फूल गिरने से वो रंगहीन हो जाता है। ये किसकी वजह से? ये क्लोरीन की वजह से। इस बात को भी याद रखेंगे। 48, सामान्य स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो ये 120/80 होता है। 49, एक सींग वाले गैंडे किस अभयारण्य की अनमोल विरासत है? तो वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? ये असम में है। क्वेश्चन नंबर 50, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट क्या था? तो पूना पैक्ट था स्वर्ण हिंदू तथा दलितों के बीच समझौता। क्या हुआ था क्या कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान दलितों के प्रश्न पर ही मतभेद हो जाने के कारण गांधी जी वापस आ गए थे, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद जो मैकडोनाल्ड था वो क्या किया था?
वो ले आया था ये पृथक निर्वाचन मंडल। किसके लिए? ये दलितों के लिए। तो इसी पे मतभेद हो गया था, तो जिसके बाद पूना पैक्ट हुआ था बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच। इसकी मध्यस्थता किन्होंने किया था? तो वो मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। पूना पैक्ट हुआ कब था? तो ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51, महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? तो ये किए थे वर्धा से। कब किए थे? ये 7 नवंबर 1933 को किए थे। लगभग 20,000 किलोमीटर की यात्रा तय किए थे और गांधी जी ने ही हरिजन नाम दिया था दलितों को। और क्या हुआ था कि इन्होंने 1933 में ही एक हरिजन नाम से पत्रिका भी लॉन्च किए थे गांधी जी ने। इसको भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 52, मनोज अपनी आय का 33% खाने पे खर्च करता है। उसे अपने वेतन में 1,000 की वृद्धि प्राप्त हुई, लेकिन उसने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया, जिसके कारण खाने पर उसका खर्च कम होकर 27% हो गया। उसका प्रारंभिक वेतन कितना था? तो मान लेते हैं कि प्रारंभिक वेतन क्या था? वो x था। और क्या बोल रहा है कि 33% खाने पर खर्च करता था, तो x का 33% और इसका बढ़ा कितना? 1,000। किस में बढ़ा? x पे बढ़ा। तो अब ये कितना हो गया? तो ये हो गया 27%। तो अब इसका 27% यानी 27/100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसमें x की जो वैल्यू आएगी वही आपको प्रारंभिक वेतन हो जाएगा। तो वो कितना आएगा? 4500, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो आइए करते हैं सुमेलित। तो क्या हो जाएगा? विजय स्तंभ ये कहाँ पे है? ये चित्तौड़ में है। पत्थर का मस्जिद ये है पटना में। बादशाही मस्जिद ये है लाहौर में। और मक्का मस्जिद ये है हैदराबाद में। तो इस हिसाब से कौन सा कूट सही हो जाएगा? कूट 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, मैंग्रोव सोबर किस राज्य के फलों को पकाने में सहायता करता है? तो ये करता है कर्नाटक में। ये क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु के जो ग्रीष्म ऋतु होता है उसमें पश्चिमी तट पर जो वर्षा होती है उसी में ये मैंग्रोव साबर नाम की हवा चलती है, जो कि फलों को पकाने में बहुत ही सहायता करती है। और पूर्वी भारत में कौन सी हवा चलती है? तो वो नॉर्वेस्टर। और पश्चिम बंगाल में तो उसको बोलते हैं काल वैशाखी। क्वेश्चन नंबर 55, हारमुज जल संधि निम्नलिखित में से किन 2 देशों को अलग करती है? तो वो करती है ओमान तथा फारस की खाड़ी को। कुछ और जल संधियाँ हैं जैसे कि सुंडा जल संधि। ये क्या है? ये जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। सुसीमा जल संधि ये क्या है? जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ता है। पनामा जल संधि ये कहाँ है? ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। 56, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसकी है? तो ये है आपको JB कृपलानी की, ऑप्शन बी। बुक एंड ऑथर से भी क्वेश्चंस आते हैं तो इसको भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 57, रंजीत किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है जबकि अंजी इसे 20 दिन में। वे 5 दिन एक साथ कार्य करते हैं और फिर रंजीत छोड़ देता है। अंजी शेष काम को ख़त्म करने में कितने दिन लगाएगा? तो रंजीत क्या करता है? 25 दिन में, अंजी 20 दिन में। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 25। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 25 अपन चौका 20 तो 100, यानी इसका एफिशिएंसी 4 का है, इसका 5 का है। तो एक दिन में ये 9 काम करते हैं और 5 दिन दोनों मिलके करते हैं तो 45। तो बचा कितना? तो बचा 55 काम। और 55 काम को क्या बोल रहा है कि अंजी शेष काम को कितने दिन में करेगा, यानी अंजी का एफिशिएंसी क्या है? 5 का है। तो इससे डिवाइड कर देंगे तो बचे 11 दिन। 11 दिन में अंजी शेष काम को कंप्लीट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 58, छूट की दर ज्ञात करें जब अंकित मूल्य 1880 और विक्रय मूल्य 1598 है। तो छूट कितना है? तो छूट है आपको दोनों का डिफरेंस है 282 और किस पे है? तो ये अंकित मूल्य पे है। तो 1880 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज आ जाता है किसी का भी। तो ये आपको आ जाएगा 15%, ऑप्शन ए। 59, पायरोमीटर है। पायरोमीटर क्या है? तो पायरोमीटर सौर विकिरण को मापने का यंत्र है, ऑप्शन ए। साथ ही साथ कुछ और यंत्र को देख लेते हैं जैसे कि रेडियोमीटर। इससे क्या होता है? विकिरण की माप करते हैं। एपिडोस्कोप इसका उपयोग किस लिए करते हैं? तो चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, आइंस्टाइन के समीकरण E = mc² में c से क्या तात्पर्य है? तो c से तात्पर्य है प्रकाश की गति का। वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 61, जो विटामिन उपचार रोधी हैं वे हैं, तो वे कौन से विटामिन हैं? वो हैं
ए, सी और ई, इसको भी ध्यान में रखेंगे। विटामिन ए को क्या कहते हैं? तो रेटिनॉल कहते हैं, इसकी कमी से होता है रतौंधी। विटामिन सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से होता है स्कर्बी। और विटामिन ई जो होता है उसको बोलते हैं टोकोफेरॉल, उसकी कमी से क्या होता है? जनन शक्ति में कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 62, कृत्रिम उर्वरक यानी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है? तो वो होता है पोटाशियम, के। क्वेश्चन नंबर 63, एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मगमों को ठंडे पानी के उपयोग से आप कैसे अलग करेंगे? तो ये अंदर के मगमे में ठंडा पानी डालकर, ऑप्शन बी। 64 नंबर, ताजमहल का निर्माण भारत का डैश के विशेषज्ञों ने किया था? तो ये हो जाएगा आपको फारस, ऑप्शन बी। और इसके जो वास्तुकार थे वो कौन थे? अहमद लाहौरी, इसको भी याद रखना है। 65, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र अपने हाथ से लिखकर दे सकता है? तो वो है उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66, 10 छात्रों की कक्षा में औसत आयु 16 थी, तो टोटल कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 160। 2 छात्र कक्षा को छोड़ देता है तो शेष छात्रों की औसत आयु 16.25 हो जाता है, यानी 8 का 16.25 हो जाता है। तो इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी? 8 छात्रों की, ये 10 का है तो 8 का कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 130। तो 2 जो छोड़ के गया उसका डिफरेंस कितना है? वो है 30। तो इसको ध्यान में रखेंगे, यही पूछ रहा है कि छोड़ने वाले छात्रों की कुल आयु कितनी थी। 67, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? तो वो था जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, ऑप्शन बी। ये कब लागू किया गया था? ये 23 मार्च 1973 को लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 68, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो ये थे मुरली भड़वा गांव के निवासी, और इन्होंने ही कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जाके गांधी जी से नील किसानों की समस्याओं के बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो वो है सामवेद का। सामवेद का जो अधिकांश भाग है वो ऋग्वेद से ही लिया गया है, और भारतीय संगीत का जो जनक है वो सामवेद को ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको कार्य। जैसे कि कुछ और देख लेते हैं अदिश राशियाँ, वो है द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन कर्म, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, क्षेत्रफल, ये सब है अदिश राशियाँ। और सदिश राशियाँ क्या हो जाएगा? बल, वेग, त्वरण, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा, विद्युत क्षेत्र, तो इनको भी याद रखना है। 71 नंबर, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर है? तो वो है आपको आवृत्ति पे, फ्रीक्वेंसी पे। क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे तारत्व बढ़ जाता है, जबकि ध्वनि तीक्ष्ण या पतली हो जाती है, इसको याद रखना है। और जो सुनने योग्य ध्वनि होती है वो कितना होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। हर्ट्ज ये इसका यूनिट होता है ध्वनि का। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन ठोस कणिकीय प्रदूषण के उदाहरण है? तो ये है आपको एरोसोल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 73, संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण समिति थी, तो वो कौन सा था? तो वो था प्रारूप समिति, ऑप्शन डी। संविधान सभा में जो कुल समिति थी इसके सदस्य कितने थे? तो ये 7 थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगकर, कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव, TT कृष्णाचार्य, इन 7 का नाम याद रखना है आपको। इस समिति का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 29 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो वो है मैथिली को। टोटल शास्त्रीय भाषा कितनी है? तो वो है 6। तमिल हो गया, संस्कृत हो गया, कन्नड़ हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया और उड़िया हो गया। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से कौन व्यष्टि अर्थव्यवस्था के मुख्य घटक नहीं है? तो वो कौन से नहीं है? वो है संतुलित उत्पाद तथा रोजगार स्तर से संबंधित सिद्धांत, ऑप्शन सी। अर्थव्यवस्था जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक माइक्रो, तो इसको ध्यान में रखना है।
क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से किनके बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी? तो ये हुआ था फ्रांस व जर्मनी के बीच। कब हुआ था ये? 10 मई 1871 को हुआ था। 10 मई 1871 को हुआ था, फ्रांस और जर्मनी के बीच। 77, मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? तो ये थे जर्मनी के रहने वाले, ऑप्शन सी। जैसे कि गौतम बुद्ध ने क्या किया था? हिंदू धर्म में कर्मकांडों का विरोध किया था, वैसे ही मार्टिन लूथर ने क्या किया था कि ईसाई धर्म में कर्मकांडों का विरोध किया था। (78) आधुनिकता के अंतर्गत वेष्टीकरण को महत्व दिया जाता है, जबकि उत्तर आधुनिकता में डैश को महत्व दिया जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, संपूर्णवाद। क्वेश्चन नंबर 79, आत्महत्या की प्रवृत्ति को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है समाज की धार्मिक एकात्मकता, ऑप्शन ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 नवंबर को। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय कानून दिवस। 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस, और 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती में। और ये कब से स्टार्ट हुआ? ये 2014 से। 81, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो ये है साहित्य के क्षेत्र से, ऑप्शन सी। धूत क्रीड़ा खेल का यूरोपीय रूपांतरण शब्द क्या है? तो ये है लूडो, ऑप्शन डी। 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीबीसी की शपथ किसने ली है? तो ये लिया है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ऑप्शन बी। 84, बीसीसीआई ने आईपीएल 2023 में प्लेऑफ मैचों के मुकाबलों में फेंके जाने वाले प्रत्येक डॉट बॉल पर कितने पौधे लगाने की घोषणा की है? तो उन्होंने प्रत्येक डॉट बॉल पे 500 पौधे लगाने की घोषणा की है। 85, G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुआ है श्रीनगर में, ऑप्शन ए। 86, मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं रामचंद्र पौडवाल, ऑप्शन ए। 87, फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन डी। और इन्होंने किसको हराया? तो साउथ अफ्रीका को हरा के जीता। 88, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं रोहित शर्मा, ऑप्शन बी। 89, जनवरी 2023 में देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया गया है वर्ष 2022 के लिए? तो ये घोषित किया गया है अस्का। इसको ध्यान में रखेंगे। ये कहाँ पे है? ये ओडिशा में है। क्वेश्चन नंबर 90, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया है? तो ये बन गया है केरल का कोल्लम जिला, ऑप्शन ए। 91, जनवरी 2023 में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं ऑप्शन ए, कौस्तभ चटर्जी। 92, जनवरी 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक जादूनामा के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं जावेद अख्तर, ऑप्शन सी। 93, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया? तो ये कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये पंजाब के, ऑप्शन सी। 94, किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो ये बिहार के मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया है, ऑप्शन ए। 95, अप्रैल 2023 में अन्नपूर्ण पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पेशेवर पर्वतारोही कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आपको अर्जुन वाजपेयी, ऑप्शन सी। 96, अप्रैल 2023 में वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बन गई है? तो ये बन गई है दीपिका मिश्रा, ऑप्शन सी। 97, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने हेतु भारतीय रेलवे ने किस देश को 20 ब्रॉडगेज इंजन सौंपे हैं? तो ये आपको सौंपा गया है बांग्लादेश को, ऑप्शन ए। 98, शराब उत्पादों पर अनिवार्य स्वास्थ्य सलाह लागू करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है आयरलैंड, ऑप्शन बी।
वर्ष 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी किस देश ने प्राप्त की है? तो ये किया है यूएई ने, ऑप्शन बी। अब है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। मेरी माटी मेरा देश अभियान भारत की आज़ादी के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है 75 वर्ष के आज़ादी के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है। तो आज ये हमारा सेट नंबर 9 कंप्लीट होता है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें जैसे कि इसमें करंट अफेयर्स, मैथ, जीके, साइंस सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। तो आज के लिए हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कल मिलेंगे हम सेट नंबर 9-10 में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।